इस पाठ में हम महाकवि विद्यापति की चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी में गीति काव्य की परंपरा से परिचित होंगे, विद्यापति पदावली की सरसता का आधार समझ पाएंगे, पदावली के सामाजिक संदर्भ से परिचित होंगे, लोक प्रचलित भाषा और विद्यापति के रचनात्मक सरोकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे। महाकवि विद्यापति भारतीय साहित्य के उन कृति रचनाकारों में से हैं जिनकी सृजनात्मकता राजाश्रय में रहने के बावजूद चारण काव्य की ओर कभी उन्मुख नहीं हुई। उनका राष्ट्रबोध, सांस्कृतिक बोध, इतिहास बोध और समाज बोध सदा उनको संचालित करता रहा। उनके सामाजिक सरोकार रचनात्मक दायित्व, नैतिकता एवं निष्ठा के प्रमाण पदावली के अलावा संस्कृत और अवहट्ट में भी रचित उनकी कृतियों में स्पष्ट दिखते हैं, पर उन्हें जन जन तक पहुंचाने का श्रेय उनकी कोमल कांत पदावली को ही जाता है। राजमहल से झोपड़ी तक, देव मंदिर से रंगशाला तक, प्रणय कक्ष से चौपाल तक उनके पद समान रूप से आज भी समादृत हैं। वयःसंधि, पूर्व यौवन, विरहाकुल, कामातुरा, कामदग्धा सभी कोटि की नायिकाओं के नक्षिक वर्णन, मान, विरह, मिलन, भावोल्लास वर्णन, शिव, कृष्ण, दुर्गा, गंगा के स्तुति पद में कवि ने सामाजिक जीवन के व्यवहारिक स्वरूप को उजागर किया है। मैथिली में रचे उनके सैकड़ों पद के मूल विषय राधा कृष्ण प्रेम विषयक श्रृंगार और शिव, दुर्गा, गंगा आदि देवी देवता की भक्ति के हैं, पर उनके कई भेदोपभेद हैं जिनमें उनके भाषा, साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति के तात्विक ज्ञान के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। साथ साथ समाज सुधार, रीति नीति से संबद्ध उनकी धारणाएं एवं अनुरागमय जन सरोकार के चमत्कारिक स्वरूप निदर्शित हैं। महाकवि विद्यापति को हिंदी का प्रथम गीति काव्य का रचयिता माना जाता है। प्राचीन काल से प्राच्य पाश्चात्य विद्वत समाज द्वारा गीति काव्य की परिभाषा स्थिर करने की चेष्टा के बावजूद कोई सर्वमान्य परिभाषा तय नहीं हो सकी है। असल में गीति काव्य का सीधा संबंध मानवीय संवेदना से है, जिसमें इच्छा, संवेग, भावना, आत्मपरक अनुभूतियों के वृहत्तर विस्तार की बड़ी भूमिका होती है। भारतीय परिदृश्य में इसका प्रारंभ वैदिक युग से मानते हैं। वैदिक गीतियों से इसके उदाहरण स्पष्टतः परिलक्षित हैं। स्पष्ट है कि सहज सुबोध भाषा में रचित लालित्यपूर्ण, लयात्मक और गेयधर्मी काव्य जिसमें रचनाकार की आत्मानुभूति समूहपरक भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर ले, गीति काव्य कहलाएगा। इस प्रसंग में हीगेल की राय उल्लेखनीय है कि गीति काव्य के रचयिता जगत के सारे तत्वों को स्वयं में समाहित करता है, वैयक्तिक भावों के प्रभाव से इसे पूर्णतः आत्मसात करता है और इस आत्मपरकता को सुरक्षित रखने वाली शैली में अभिव्यक्त करता है। इसका संबंध रचनात्मकता के सचेत बुद्धि व्यापार से कम, अनुभूति सिद्ध हृदय के सहजोद्रेक से अधिक रहा है। इसलिए मनुष्य जाति के प्रारंभिक भावों के साथ ही इसका उद्भव हुआ। इसमें मानवीय भावनाओं के अथाह पटल की बहुफलकीय गतिकता, अनुभव, संवेग, कामना, इच्छा, अभिलाषा, भक्ति, प्रेम, वात्सल्य, उल्लास, अवसाद, अनुरक्ति, विरक्ति, अनुदेश, उपदेश, दुहाई, धमकी, आह्वान, प्रतिज्ञा आदि का जीवंत और प्रभावकारी चित्रण होता है।
अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के बलबूते गीति काव्य वर्णनात्मक रचना से पृथक पहचान बनाती है और प्रस्तुति के दौरान भावक प्रस्तोता सर्वस्व भूलकर उस रचना की स्थिति में खो जाते हैं। गीति काव्य की जन्मभूमि लोक जीवन ही है। मानव सभ्यता की शुरुआत में ही लोक जीवन की भावनाओं की बहुविध छवियों की गेय अभिव्यक्ति के रूप में यह सार्वजनिक हुई। संभवतः इसी कारण लयबद्ध छन्नबद्ध होने की अनिवार्यता के बावजूद इस पर कोई शास्त्रीय बंधन नहीं है। इसके लय छंदों का कोई निर्धारित निर्देशित विधान नहीं है। वस्तु शिल्प उद्देश्य तीनों ही स्तर पर यह लोक जीवन की अभिव्यक्ति और तोष की चिंता रखती है। उल्लास की अभिव्यक्ति, अवसाद की विस्मृति, श्रमबोध की निवृत्ति, हर स्थिति में गीति काव्य के कारक कर्ता भोक्ता के रूप में तल्लीन रहते हैं। वैदिक गीतियों से शुरू होकर अब तक के सभी गीति काव्यों में इन सभी भावों की अभिव्यक्ति के संकेत मिलते हैं। भारतीय वाङ्मय में वैदिक युग से लेकर अब तक हुई गीति रचना का क्रम जो भी रहा हो, पर समकालीन समाज की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार गीति काव्यों के स्वभाव में परिवर्तन होते रहे हैं। विद्यापति की पदावली में गीति काव्य के सारे तत्व समग्रता से मिलते हैं। वैदिक युग से विद्यापति तक गीति काव्य भली भांति फला फूला। यहां उस विकास क्रम के विस्तार में जाना अभिष्ट नहीं है। संभव है कि शोध के दौरान प्राचीन अर्वाचीन स्रोतों से संकलित गीत विद्यापति संग्रह के कुल 889 पद के अलावा कुछ और पद सामने आ जाएं। मुख्यतः ये पद दो तरह के हैं, श्रृंगारिक पद और भक्ति पद। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पद हैं जिनमें प्रकृति, समाज, नीति, संगीत आदि जीवन मूल्यों को रेखांकित किया गया है। श्रृंगारिक पदों में वयः संधि, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, मिलन अभिसार, मान मनुहार, संयोग वियोग, विरह प्रवास आदि का विलक्षण चित्र उकेरा गया है। ऐसे पदों की संख्या 750 से अधिक है। कहा जाता है कि अपने प्रिय सखा राजा शिव सिंह के तिरोभाव सन 1406 के बाद से महाकवि ने कोई श्रृंगारिक पद नहीं रचा। बाद के समय की उनकी सारी ही कविताएं, उनकी सारी ही रचनाएं भक्ति प्रधान पद हैं या फिर नीति, शास्त्र, धर्म, आचार से संबंधित हैं। भक्ति प्रधान पदों की संख्या लगभग 80 है, जिसमें शिव पार्वती लीला, नचारी, राम वंदना, कृष्ण वंदना, दुर्गा, काली, भैरवी, भवानी, जानकी, गंगा वंदना आदि शामिल है। शेष पदों में ऋतु वर्णन, बेमेल विवाह, सामाजिक जीवन प्रसंग, रीति नीति संभाषण, शिक्षा आदि रेखांकित है। उल्लेखनीय है कि विद्यापति का युग न केवल मिथिला के लिए बल्कि पूरे भारतीय जनपद के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर दृष्टि से उथल पुथल से भरा था। ऐसे समय में विद्यापति की रचनाओं का जो योगदान है वह तो है ही। उनकी पदावली में प्रेम, भक्ति और नीति के सहारे बड़ा काम किया। पदलालित्य, माधुर्य, भाषा की सहजता, मोहक गेय धर्मिता से मुग्ध होकर समकालीन और अनुवर्ती साहित्य कला प्रेमी एवं भक्तजन भाषा, भूगोल, संप्रदाय, मान्यता, जाति धर्म के बंधन तोड़कर विद्यापति के पद गाने लगे थे। उनका एक घोर श्रृंगारिक पद कि कहब है सखी आनंद और चिरदिने माधव मंदिर मोर। हे सखी, बहुत दिनों बाद माधव मुझे अपने कक्ष में मिले, मैं अपने उस आनंद की कथा तुम्हें क्या सुनाऊं। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस पद को गाते गाते इस तरह विभोर होते थे कि मूर्छा आ जाती थी। उनके श्रृंगारिक पदों के प्रेम और सौंदर्य विवेचन के आधार राधा कृष्ण का प्रेम है। विद्यापति के राधा कृष्ण अलौकिक नहीं है, पूरी तरह लौकिक हैं।
उनके प्रेम व्यापार के सारे प्रसंग सामान्य नागरिक की तरह हैं। पूरी पदावली में प्रेम और सौंदर्य वर्णन के किसी बिंदु पर वे आत्मलीन नहीं दिखते। हर पद में रसज्ञ और रसभोक्ता के रूप में किसी न किसी राजा सुल्तान की दुहाई देते हैं या नायक नायिका को प्रबोधन उपदेश देते हैं। पूरी पदावली में प्रेम व्यापार के हर उपक्रम विभाव, अनुभाव, दर्शन, श्रवण, अनुरक्ति, संभाषण, स्मरण, अभिसार, विरह, वेदना, मिलन, उल्लास, सुरति चर्चा, सुरति बाधा, आशा निराशा या फिर सौंदर्य वर्णन के हर स्वरूप, नायिका भेद, वयः संधि, सद्यः स्नाता, कामदग्धा, नवयौवना, प्रगल्भा, आरूढ़ा, स्वकीया, परकीया, नक्षिक वर्णन, अभिसार, मान, विदग्ध विलास, वसंत, विरह, भावोल्लास, विपरीत रति, नोक झोंक, उपालंब या फिर प्रार्थना, नचारी, गंगा स्तुति, श्री कृष्ण कीर्तन, बाल विवाह को रेखांकित करते हुए विद्यापति सतत तटस्थी दिखते हैं। पूरी पदावली में विद्यापति भगवत गीतोपदेश के कृष्ण की तरह लिप्त होकर भी निर्लिप्त प्रतीत होते हैं। हर समय वे अपने नायक नायिका के मनोभावों को रेखांकित कर एक संदेश देते हुए दिखते हैं। नागरिक मन से हताशा मिटाने और राजाओं सुल्तानों के हृदय में कोमलता भरने का इससे बेहतर उपाय संभवतः उस दौर में और कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए विद्यापति पदावली के अनुशीलन की सर्वोचित पद्धति चित्रित प्रेम प्रसंग और सौंदर्य निरूपण में जीवन मूल्य की तलाश होनी चाहिए। आम नागरिक की तरह उनकी नायिका विरह में व्यथित व्याकुल होती है और नायक को स्मरण करती है, उन्हें पाने का उद्यम करती है। किसी तरह की अलौकिकता उनके प्रेम को छूती तक नहीं। उन्हें चंदन लेप भी विषबाण की तरह दाहक लगता है, गहने बोझ लगते हैं। सपने में भी कृष्ण दर्शन नहीं देते, उन्हें अपने जीने की स्थिति शेष नहीं दिखती। अंत में कवि नायिका को गुणवती बताकर मिलन की सांत्वना के साथ प्रबोधन देता है। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। चंद्र बदनी नहीं जियौती रे, बद लागत काहे। मिलन की स्थिति में प्रेमातुर नायिका सर्वेंद्रियों से सुखानुभव लेती है। एक ही पद में कवि ने सुख का ऐसा सागर उमड़ाया कि सूखे काठ तक में रस आ जाए। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नए न तिरुपति मेल। सेहो मधुर बोल श्रवणहि सुनल, श्रुतिपथ परस न गेल। कत मधु जामनी रभस गबावली, न बूझल कैसन केली। लाख लाख जुग हिये हिये राखल, तैयो हिये जरनी गेल। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख। भावोल्लास से भरे इस पद की हर पंक्ति में नायिका अपनी प्रियतम की उपस्थिति का सुख अलग अलग इंद्रियों से प्राप्त कर रही है। रूप निहारती है, बोल सुनती है, बसंत की मादक गंध पाती है, यत्नपूर्वक क्रीड़ा सुख में लीन होती है, रसिक जन के रसभोग का अनुमान करती है। जाहिर है कि योजनाबद्ध ढंग से अपने रचना संधान में आगे बढ़ रहे कवि को उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विलक्षण भाषा और अचूक तकनीक भी अपनानी थी। पदावली की भाषा मैथिली है। जाहिर है कि वह तुलना में आज की मैथिली से भिन्न है। पदावली लगभग 700 वर्ष पुरानी रचना है। इन पदों का संकलन
3 भिन्न भिन्न भाषिक समाज मिथिला, बंगाल और नेपाल के लिखित मौखिक स्रोतों से किया गया है। भाषिक संरचना के गुण सूत्रों से परिचित सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि रचनाकार से मुक्त हुई गे धर्मी रचना लोककंठ में वास करती हुई अनचाहे में भी कुछ न कुछ अपने मूल स्वरूप से भिन्न हो जाती है और फिर संकलन तक आते आते उसमें स्थानीयता के कई अपरिहार्य रंग चढ़ जाते हैं। लोककंठ से संकलित सामग्री का तो यह अनिवार्य विधान है। विद्यापति पदावली भी इसका अपवाद नहीं है। 14वीं से 20वीं शताब्दी तक के 700 वर्षों तक की यात्रा में विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रसारित संकलित इन पदों में कब, कहां और किनके कौशल से क्या जुड़ा, क्या छूटा, यह जान पाना मुश्किल है। फिर एक तथ्य यह भी है कि इन पदों के प्रारंभिक संकलनकर्ताओं की मातृभाषा मैथिली नहीं थी। मैथिली और हिंदी के विद्वानों ने जब उनका संकलन शुरू किया तो उन्होंने अपने विवेक बुद्धि के उपयोग से जनसुलभ और मैथिली हिंदी के परिवेश के अनुकूल पाठ बनाने का विकल्प चुना। भाषा की सहजता ने ही इन पदों को उस दौर के जन जन तक पहुंचाया। जाति, धर्म, लिंग, वंश, ओहदा सबसे परे जन जन के कंठ में बसाया। रचना कोमलकांत पदावली कहलाई और रचनाकार अभिनव जयदेव, कवि कंठहार, कवि शेखर कहलाए। इनकी रचनात्मक तकनीक ऐसी विलक्षण और लोकाश्रित है कि शास्त्रीय प्रशिक्षण से दीक्षित हुए बिना भी अनुरागी जन इन्हें लोकगीतों के विधान में बड़े आराम से गाते हुए मुग्ध होते हैं। इनके एक एक पद कई कई रागों में गाए जाते हैं। विद्यापति पदावली के अधिकांश पदों के प्रारंभ में एक छोटी पंक्ति होती है। गायन में उस पंक्ति की बार बार आवृत्ति होती है। इसे अस्थाई या ध्रुवपद या टेक कहते हैं। इसे छंदक भी कहते हैं। कई पदों में तो यह छंदक पहली पंक्ति है, कुछ पदों में दो पंक्ति के बाद। उदाहरणार्थ कियारे नव यौवन अभिरामा, जत देखल तत कहिए न परय, छो अनुपम एक ठामा। हरिन इंदु अरविंद करिन हिम, पिक बूझल अनुमानी। नयन बदन परिमल गति तन, रुचि औ गति सुललित बानी। कबरी भय चामरी गिरि कंदर, मुख भय चांद आकाशे। हरिनि नयन भय सर भय कोकिल, गति भय गज बनवासे। सुंदरी किए मोहि संभासी न जासी, तुअडर इह सब दूर ही पड़ायल। तोहे पुन काहि डरासी। चंडीदास के यहां भी इसी तरह छंदक के दोनों प्रयोग मिलते हैं। बाद के दिनों में कबीरदास और सूरदास के यहां पद के प्रारंभ में मिलते हैं। रैदास एवं नानक के यहां दोनों तरह के प्रयोग मिलते हैं। छंद शास्त्र के आचार्य ने छंद की दो कोटियां निर्धारित की हैं, वार्णिक और मात्रिक। विद्यापति के सभी पद मात्रिक सम छंद में रचित है। अधिकांश पद की रचना एक ही छंद में हुई है, पर कई पदों में मिश्रित छंद का भी उपयोग हुआ है, अर्थात 2-3 या अधिक छंदों के चरणों का मेल किया गया है। लगभग 17 छंद अहीर, लीला, महानुभाव, चंडिका, हाकली, चौपई, चौपाई, चौबोला, पद्धरी, सुखदा, उल्लास, रूपमाला, नाग, सरसी, सार, मरहटा, माधवी, झूलना आदि का स्वतंत्र प्रयोग और अखंड निधि, शशिवदना, मनोरमा,
कज्जल, रजनी, गीता, गीतिका, विष्णुपद, हरिगीतिका, ताटंक, वीर छंद, समान सवैया जैसे छंदों के चरणों को अन्य छंदों में जोड़कर प्रयुक्त किया गया है। उल्लेख मिलता है कि उल्लास, नाग, रजनी, गीता छंद के निर्माता विद्यापति ही हैं, क्योंकि उनसे पूर्व के किसी रचनाकार के यहां ये छंद नहीं दिखते। पर तथ्य है कि विद्यापति ने बहुतायत में चौपाई, सरसी, सार जैसे छोटे छंदों का भी प्रयोग किया है। बड़े छंद झूलना का प्रयोग तो मात्र एक पद में हुआ है। खन रिखन महदि भई किछु अरुण नयन कई, कपट धरी मान सम्मान लेही। कुछ गिने चुने पदों में समान सवैया, ताटंक और वीर जैसे कुछ अपेक्षाकृत बड़े छंद प्रयुक्त हुए हैं। ना ही करबवर हर निर्मोहिया, बित्ता भरी तन बसन्न तिनका, बगचल कांख तर रहिया। बन बन फिरथी मसान जगावथी, घर आंगन उ बनौलन ही कहिया। संभव है कि पदावली की गीत धर्मिता के उत्कर्ष में छोटे छंदों की प्रयुक्ति का विशेष योगदान हो। जन्म होए जनु जौ पुनि होई, जुबति भय जन्मय जनु कोई। होइए जुबति जनु हो रसमंती, रसो बुझय जनु हो कुलमंती। निधन मांगो भी एक पय, तो ही थिरता दिह अवसानहु मोही। स्त्री जीवन की व्यवस्था, आरोपित मर्यादा, सहज उमंग, प्रेम प्रसंग की एक निष्ठा के सामाजिक परिदृश्य से काव्य नायिका की पीड़ा इतनी घनीभूत है कि युवावस्था के उमंग आवेग, प्रेम अनुराग, वंश मर्यादा के मद्देनजर वह बेटी के जन्म को निरर्थक का बैठती है और अपने अवसान काल तक के लिए ईश्वर से चित्त की स्थिरता मांगती है, अपने लिए एक सभ्य और रसिक प्रेमी मांगती है। निसंकोच कहा जा सकता है कि विलक्षण प्रतीक योजना और सघन बिंब विधान वाली विद्यापति पदावली समकालीन जीवन व्यवस्था का ऐसा एल्बम है जिसमें लोक जीवन के सारे चित्र अपनी सूक्ष्मता के साथ उपस्थित होते हैं। लोक जीवन की व्यावहारिकता, लालित्यपूर्ण अर्थोत्कर्ष एवं चमत्कारिक सांगीतिकता से भरे उनके पद आम जीवन में अत्यंत लोकप्रिय हुए। पूरे मिथिला क्षेत्र के संस्कार एवं आचार परक रीति रिवाजों में विद्यापति के पदों का गायन नागरिक परिदृश्य का अनिवार्य अंग बन गया। सदियों बाद लोकप्रियता का वह मंजर आज भी जस का तस है। जीवन यापन के हर अवसर, जन्म, नामकरण, मुंडन, उपनयन, विवाह, पूजा पाठ, लोकोत्सव, हर स्थिति के गीत उनकी पदावली में उपलब्ध हैं। मैथिल जनजीवन का संस्कार परक कोई उत्सव आज भी विद्यापति के गीत के बिना संपन्न नहीं होता। रचना काल की सुनिश्चित जानकारी उपलब्ध न होने के बावजूद कहा जा सकता है कि ये पद एक लंबे समय फलक में रचित हैं। ओइनवार राजवंशीय विभिन्न राजाओं एवं अन्य लोगों के विरध से उन गीतों के समय का यथासाध्य अनुमान किया जा सकता है। मिथिला समेत पूरे पूर्वांचलीय प्रदेशों, बंगाल, आसाम एवं उड़ीसा में वैष्णव साहित्य के विकास में भाव एवं भाषा माधुर्य के कारण विद्यापति पदावली का अपूर्व योगदान रहा है। वैष्णव भक्तों के प्रयास से इन गीतों का प्रचार प्रसार मथुरा, वृंदावन तक हुआ। विद्यापति के समस्त पदों के संग्रह को पदावली कहा जाता है।
कविकृत हस्तलिपि या अन्य रूपों में भी पदावली की संपूर्ण प्रामाणिक प्रति उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके पदों की कुल निश्चित संख्या बताना कठिन है। महेंद्र नाथ दुबे द्वारा संपादित शोध संपन्न संकलन गीत विद्यापति में विद्यापति के अवहट्ट में रचित 2 पद सहित कुल 891 पद संकलित हैं। उन्होंने मिथिला के 2 निकटवर्ती भूखंड बंगाल और नेपाल में भी महाकवि की लोकप्रियता के स्रोतों को खंगाला है। नेपाल राजदरबार पुस्तकालय में उपलब्ध पदावली, बंगला वाङ्मय के पदामृत समुद्र, पद कल्पतः, संकीर्तनामृत, कीर्तनानंद आदि में संकलित पद्य, मिथिला में प्रचलित प्राचीन महत्वपूर्ण संग्रहों रामभद्रपुर पदावली, राग तरंगिनी, तरौनी के तालपत्र में संकलित पद्य, मिथिला के लोककंठ में जीवित गीत और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, खगेंद्र नाथ मित्र, विमान बिहारी मजूमदार, ब्रजनंदन सहाय, सुभद्र झा, शिवनंदन ठाकुर जैसे विद्यापति साहित्य के विशिष्ट अन्वेषकों के योगदान का बोधपूर्ण उपयोग किया है। शिव सिंह के तिरोधान के बाद अनेक वर्षों तक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नेपाल क्षेत्र की तराई राजबनौली में रहकर महाकवि विद्यापति के रचनाक्रम के पूर्वोल्लेख से स्पष्ट है कि पहले से ही लोकप्रियता हासिल कर चुके उनके गीत वहां के जनमानस में और अधिक लोकप्रिय होने लगे। नेपाल राज दरबार पुस्तकालय में उपलब्ध पदावली उसी लोकप्रियता का परिणाम है। यद्यपि उस दौर तक आते आते विद्यापति श्रृंगारिक पद लिखना छोड़ चुके थे। बंगाल में उनके पदों की लोकप्रियता के कई कारणों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है चैतन्य महाप्रभु एवं उनकी शिष्य परंपरा की कृष्ण भक्ति में विद्यापति के पदों के गायन की परंपरा। वहां विद्यापति के पद वैष्णव भजनों की तरह गाए जाते थे। इस तरह विद्यापति के पद संग्रह हेतु उपलब्ध प्राचीन संसाधन नेपाल राज दरबार पुस्तकालय से उपलब्ध पदावलीय बंगला वाङ्मय के संकलन क्षणदागित चिंतामणि, पदामृत समुद्र, पदकल्पतः, संकीर्तनामृत, कीर्तनांदय, मिथिला में उपलब्ध रामभद्रपुर पदावली, राग तरंगिनी, तरौनी तालपत्र अथवा तरौनी पदावली है। आधुनिक काल के समस्त संकलनकर्ताओं ने इन धरोहरों के अलावा लोककंठ को भी आधार बनाया, जिनके प्रमुख स्रोत बंगवासी कृष्ण भक्त और मैथिल समाज हुए। सन 1882 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित एन इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लिटरेचर ऑफ नॉर्थ बिहार कंटेनिंग ए ग्रामर, क्रिस्टमेथी एंड वोकैबुलरी, मैथिली भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का अमूल्य योगदान है। इसमें ग्रियर्सन ने द पोएम्स ऑफ विद्यापति ठाकुर शीर्षक से एक व्यवस्थित भूमिका के साथ विद्यापति के 82 गीत संकलित किए हैं। उल्लेखनीय है कि उस समय तक अक्षय चंद्र सरकार और शारदा चरण मित्र द्वारा संपादित पदावली का प्रकाशन हो चुका था, पर उन दोनों संकलनों के सावधानी पूर्वक अवलोकन के बावजूद ग्रियर्सन को 5-6 से अधिक पदों में विद्यापति के पद होने की अर्थवत्ता नहीं दिखी। अस्तु उन्होंने उनमें से इतने ही पद संकलित किए, शेष पदों का संकलन उन्होंने लोककंठ से किया। महेंद्र नाथ दुबे उनमें से 77 पदों की प्रामाणिकता असंदिग्ध मानते हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय ब्रजवल्लभ द्वारा संकलित संपादित संग्रह मैथिल कोकिल विद्यापति सन 1909 में आरा नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया। उन्होंने संकलन के दौरान पदकल्पतः,
पदामृत समुद्र आदि अनेक प्राचीन संकलनों का सहयोग लिया था। साथ ही अनेक पद उन्होंने मैथिल लोककंठ से भी एकत्र किया। बाद के दिनों में शारदा चरण मित्र की प्रेरणा एवं आर्थिक समर्थन से नगेंद्रनाथ गुप्त ने विद्यापति ठाकुरेर पदावली शीर्षक से 840 पदों का विशिष्ट संकलन तैयार किया, जो सन 1909 में बंगीय साहित्य परिषद द्वारा प्रकाशित हुआ। विद्यापति पद संग्रह की दिशा में नगेंद्रनाथ गुप्त के संकलन में यद्यपि कई त्रुटियां हैं, पर बिखरे स्रोतों से बीन बीन कर संकलन तैयार करने की विलक्षण सूझबूझ और मेहनत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन परवर्ती सुधीजनों का दायित्व बनता है। संकलन में उन्होंने मिथिलार पद उपशीर्षक से जितने भी पद लिए हैं, उनमें से कुछ ही उनके द्वारा संकलित हैं। अधिकांश पद शारदा चरण मित्र के सहयोग से उन्हें तत्कालीन दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह से प्राप्त हुए। वृद्धावस्था के बावजूद कवीश्वर चंदा झा के सहयोग हेतु उन्होंने विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित की। नेपाल राज दरबार में उपलब्ध पदावली का उपयोग सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। बंगला वांग्मय की विभिन्न पदावलियों सहित उन्होंने लोचनकृत राग तरंगिनी का उपयोग भी किया। तरौनी पदावली, तरौनी तालपत्र अब कहीं नहीं है। उसकी मूल प्रति का उपयोग बस वे ही कर पाए। उसके बारे में जानने का एकमात्र आधार अब विद्यापति ठाकुरेर पदावली ही है। उन्होंने मिथिला और बंगाल के लोककंठ में बसे विद्यापति के महत्वपूर्ण पदों को भी अपने संकलन में समाविष्ट किया। कालांतर में उसके कई संशोधित परिवर्तित संस्करण प्रकाशित हुए। सन 1934 में अमूल्य चरण विद्याभूषण ने उसमें कई नए पद जोड़कर प्रामाणिक संकलन प्रकाशित करवाया। तदुपरांत खगेंद्र मित्र और विमन बिहारी मजूमदार ने बड़े मनोयोग से उसका संशोधन संवर्धन किया और उसकी सुचिंतित भूमिका लिखी। सन 1952 में शारदा चरण मित्र के पुत्र शरद कुमार मित्र ने उसे प्रकाशित करवाया। संकलन तैयार करते समय मित्र मजूमदार को नेपाल सरकार से अनुरोध पूर्वक पदावली की प्रति मंगाकर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने उपलब्ध करवाई थी। बंगाल में प्रकाशित कुल 933 पदों की विद्यापति पदावली का यह महत्तम संस्करण है। विद्यापति साहित्य के कई अनुवर्ती अनुरागियों सहित ब्रजनंदन सहाय, ब्रजवल्लभ एवं रामवृक्ष वेनीपुरी को पद संग्रह के क्रम में इन संस्करणों से प्रभुत सहयोग एवं प्रेरणा मिली। उल्लेख संगत होगा कि सन 1936 में काशी प्रसाद जायसवाल ने नेपाल दरबार पुस्तकालय में यह प्रति देखी। उन्होंने दरभंगा के तत्कालीन महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के आर्थिक एवं प्रशासनिक सहयोग से उसकी प्रतिलिपि तैयार करवाकर पटना कॉलेज पुस्तकालय में रखवाने की व्यवस्था की। तदुपरांत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण परक विचार करते हुए व्यवस्थित और समृद्ध भूमिका के साथ सुभद्र झा ने नेपाल दरबार पुस्तकालय से प्राप्त पदावली का प्रकाशन अंग्रेजी में सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति शीर्षक से करवाया। उनके अनुसार इसमें 288 पद हैं, जिनमें 262 पदों में ही विद्यापति अथवा उनके किसी विरुद्ध का उल्लेख है। इसके बाद सन 1961 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा नेपाल दरबार पुस्तकालय से प्राप्त पदावली का प्रकाशन विद्यापति पदावली पहला भाग शीर्षक से हुआ। पर जैसा कि सहज संभाव्य था, यह ज्यों का त्यों नहीं छपा। इसका अहम कारण हुआ मूल पांडुलिपि में जगह जगह नहीं पढ़े जा सकने वाला शब्द। इस समस्या के कारण स्पष्टतः उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया।
इस व्यवधान से उत्पन्न दोष का शिकार मित्र मजुमदार और सुभद्र झा का संकलन भी है। पर परिषद द्वारा प्रकाशित पदावली में परिश्रम पूर्वक पाठ को शुद्ध रूप और समीचीन अर्थ देने की चेष्टा की गई है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा सन 1961 में प्रकाशित विद्यापति पदावली दूसरा भाग में रामभद्रपुर पदावली से प्राप्त 95 पद, राग तरंगिनी से प्राप्त 51 पद और तरौनी पदावली से प्राप्त 230 पद संकलित हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि महाकवि विद्यापति भारतीय साहित्य के अनूठे रचनाकार हैं। उनका जीवन और रचना विधान असंख्य दंत कथाओं से भरा पड़ा है। दंत कथाओं के कारण उनका मूल्यांकन करते हुए कई बार लोग गलत निष्पत्ति भी निकाल लेते हैं। उनकी जीवनानुभूति और कौशल की उपेक्षा करते हुए उनके रचनात्मक उत्कर्ष में किसी दैवीय शक्ति का प्रबल योगदान समझने लगते हैं। जनश्रुति है कि स्वयं भगवान शिव उगना नाम से उनके निजी सेवक के रूप में साथ रहते थे। इन किंवदंतियों से परे पदावली समेत उनकी तमाम कृतियों का सम्यक मूल्यांकन आवश्यक है।